प्याज की फसल बरसात वाली सीजन यानी कि खरीफ सीजन में लगाई जाने वाली सबसे मुनाफे वाली फसल है और बीते कुछ सालों में इसके भाव भी काफी शानदार देखने को मिल रहा है। इसी कारण इस साल किसान भाई इसे ज्यादा से ज्यादा लगाने का प्रयास कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इसकी बुआई कर रहे हैं। लेकिन प्याज की खेती करना इतना भी आसान नहीं है। काफी किसान यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते हैं और जोश जोश में प्याज की खेती करने चले जाते हैं। लेकिन जब प्याज की फसल के अंदर थ्रिप्स का अटैक होता है, पर्पल ब्लोच आता है और उसके साथ ही साथ में जलेबी रोग का जब प्रकोप देखने को मिलता है, तब जाके प्याज की असली हकीकत मालूम पड़ती है। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज की खेती किस प्रकार से करें, यानी कि बारिश वाला सीजन जो खरीफ सीजन होता है उसके अंदर प्याज की खेती किस प्रकार से की जाती है। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपको कोई पैसा नहीं लगेगा और इस चैनल पर आपको खेती बाड़ी से जुड़ी सारी की सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल फ्री में मिलेगी, मुफ्त में मिलेगी। किसान मित्रों, आपकी खेती बाड़ी से जुड़ी सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमने किसान सहायता फॉर्म बनाया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके खेत के अंदर जो भी समस्या आती है, फसल के अंदर जो भी समस्या आती है, आप उसके अंदर लिख दीजिए। हमारे कृषि विशेषज्ञ रहेंगे, वो जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे। किसान मित्रों, अगर आप प्याज की खेती करने जा रहे हैं तो सबसे जरूरी और सबसे पहली बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि आपको मिट्टी का जो चुनाव है वो सही से करना है, क्योंकि अगर आप सही मिट्टी के अंदर प्याज की खेती करेंगे तो आप ऑलरेडी आधा प्रोडक्शन उसके अंदर निकाल चुके होंगे। तो प्याज की खेती अगर आप करने जा रहे हैं तो आपके क्षेत्र के अंदर काली दोमट मिट्टी है या फिर बलुई दोमट मिट्टी है, तो आप आराम से उस प्याज की खेती उसके अंदर कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी का पीएच 6 से लेके 7 के बीच का है और उसका ऑर्गेनिक मैटर लगभग 0.4% से लेके 4% तक के बीच में है, तो आप प्याज का ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन निकाल पाएंगे। किसान मित्रों, प्याज की खेती की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा प्याज की खेती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उसके अलावा जो सेंट्रल पार्ट के अंदर जितने भी राज्य आते हैं, जैसे कि कुछ एरिया यूपी का हो गया हो, कुछ एरिया बिहार का हो गया हो, इन राज्यों में प्याज की खेती ज्यादा से ज्यादा की जाती है और किसान जो है इसका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन इन क्षेत्रों में निकालते हैं। इसके अलावा कर्नाटका में भी प्याज की खेती होती है और वहां के भी जो किसान है वो प्याज से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन निकालते हैं। प्याज की खेती करने के लिए मिट्टी के अलावा एक और चीज सबसे जरूरी होती है, वो है क्लाइमेट। अगर आपके क्षेत्र के अंदर तापमान जो है वो लगभग 15 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, तो आप प्याज की खेती आराम से कर सकते हो। और वही रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब कि जो नमी जो है वातावरण के अंदर वो 70% के आसपास रहती है, तो आपकी प्याज की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है और सबसे बेहतरीन क्लाइमेट है जहां पर आप प्याज की खेती कर सकते हैं। किसान मित्रों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्याज की बुआई के सीजन के बारे में। प्याज की खेती अगर आप करने जा रहे हैं तो प्याज की मुख्यतः दोनों ही सीजन में खेती की जा सकती है। मतलब आप इसे खरीफ सीजन में भी लगा सकते हो और रबी सीजन में भी लगा सकते हो। अगर आप खरीफ सीजन में लगाते हो तो इसकी जो नर्सरी है आपको जून महीने में ही डाल देनी है और इसकी जो नर्सरी की रोपाई है वो आपको जुलाई से अगस्त महीने के बीच में कर देना है। और वही अगर मैं रबी सीजन की बात करूं तो इसकी जो नर्सरी है आपको सितंबर से लेकर अक्टूबर महीने के अंदर डाल देनी है और इस नर्सरी की जो रोपाई है वो आपको नवंबर से लेकर दिसंबर महीने के बीच में कर देनी है। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्याज की नर्सरी के बारे में। अगर आप प्याज की नर्सरी लगाने जा रहे हैं तो इसकी नर्सरी जो है वो लगभग 45 से लेकर 60 दिन का समय लेती है। जब पौधे की जो लंबाई है वो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर के आसपास आ जाए या फिर मैक्सिमम 20 सेंटीमीटर के आसपास आ जाए, तब आप इसकी रोपाई कर सकते हो। किसान मित्रों, वैसे प्याज की जो खेती है वो दोनों तरीके से की जा सकती है। मतलब आप इसकी डायरेक्ट भी लगा सकते हो और इसकी नर्सरी तैयार करके भी इसकी खेती की जा सकती है। लेकिन सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन विधि यह रहती है कि आप इसकी नर्सरी लगाएं। नर्सरी लगाने के बाद ट्रांसप्लांटिंग करें, जिससे आपको प्रोडक्शन जो है वो भी ज्यादा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ में जो बीज दर है वो भी कम लगेगी। और अगर आप प्याज की नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं तो रेज बेड विधि जो है वो सबसे उपयुक्त रहती है। रेज बेड विधि के अंदर क्या होता है, जमीन से मिट्टी को लगभग 7.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक ऊपर उठा लिया जाता है और उसके बाद में उसके ऊपर बीज की बुआई की जाती है। तो किसान मित्रों, प्याज की जो नर्सरी होती है उसका एरिया जो है वो भी आपको काफी अच्छे तरीके से आप निर्धारित कर सकते हो और उसको एरिया निर्धारित करने का एक सटीक फार्मूला होता है। मतलब आप जितने भी एरिया के अंदर टोटल प्याज की खेती करने जा रहे हो, जितना टोटल क्षेत्रफल है उसका आपको 5% हिस्सा अलग निकाल लेना है और उसके ऊपर आपको नर्सरी लगा देना है। उस एरिया के अंदर आपकी जितनी नर्सरी बनेगी, आप उसे जितना मेन फील्ड पे लगाना चाहते हो उतने एरिया के लिए वहां पर बन जाएगी। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्याज की खेती के लिए खेत तैयारी किस प्रकार से करें। प्याज की खेती अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले गहरी जुताई करनी है और एक बार गहरी जुताई करनी है, लेकिन आपको हर साल गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं है। आप 2 या 3 साल में एक बार भी गहरी जुताई करते हैं तो चलता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 1 से 2 बार कल्टीवेटर लगा देना है। उससे क्या होगा, मिट्टी के अंदर जो क्लोट्स है, मतलब जो बड़े बड़े ढेले हैं वो आराम से फूट जाएंगे और उसके
बाद में आपको सबसे लास्ट में रोटावेटर लगा देना है। और रोटावेटर लगाने से पहले आपको क्या करना है कि मिट्टी के अंदर आपको देसी सड़ी हुई गोबर की जो खाद आती है वो अच्छे से मिक्स करवा देना है, जमीन के अंदर दबवा देना है, जिससे कि मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़े और साथ ही साथ में फसल जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैदावार देके जाए। किसान मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेसल डोज के बारे में। अगर आप प्याज की खेती करने जा रहे हैं तो आपको बेसल डोज के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसके अलावा सल्फर की जो मात्रा है, इन चारों पोषक तत्वों को आपको बेसल डोज में ही डलवा देना है, ताकि पौधा अपना संपूर्ण विकास कर पाए, ज्यादा से ज्यादा बढ़वार करे और उसके बाद में जो प्याज का जो कंद है उसका भी विकास अच्छे से हो। इसलिए आपको बेसल डोज के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो किसान मित्रों, प्याज की 1 एकड़ की अगर आप खेती करने जा रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए आपको एसएसपी का 1 बैग और डीएपी का 1 बैग और उसके साथ ही साथ में एमओपी मतलब म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो लाल पोटाश आता है, उसकी आपको 15 से 20 किलो की मात्रा लेनी है। और इन सभी के साथ में आपको सल्फर 90% जो आता है उसके 3 किलो की मात्रा को अच्छे से मिक्स कर देना है और बेड के ऊपर आपको डलवा देना है। किसान मित्रों, बेसल डोज के अंदर आपने एसएसपी मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट जो प्रयोग में लिया है उसके अंदर आपको 2 अतिरिक्त पोषक तत्व और मिलते हैं, मतलब फास्फोरस तो मिलेगी ही है, उसके साथ में आपको सल्फर और कैल्शियम की जो मात्रा है वो भी फसल को उपलब्ध होगी। और ये सल्फर क्या काम करता है ना कि जो प्याज की फसल होती है उसके अंदर तीखापन बढ़ाने का काम करता है, उसके अलावा इसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर देता है। और उसके साथ में जो कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम का क्या काम करता है, जो कैल्शियम ऊपर की जो परत होती है उसे ठोस बना देता है। उसी कारण से आप प्याज को जो है ज्यादा से ज्यादा दिनों तक स्टोर भी कर सकते हो और प्याज का जो कंद रहता है वो भी काफी अच्छा मोटा निकल के आता है, फूल के निकल के आता है। इसलिए आपको जो है आप एसएसपी प्याज की फसल के अंदर उपयोग में लेना जरूरी है, जिससे आपको फास्फोरस तो मिलेगी है, उसके साथ में सल्फर और कैल्शियम की जो मात्रा है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। उसके अलावा डीपी आप जो डाल रहे हो उसके अंदर आपको अमोनिया मतलब कि उसके अंदर नाइट्रोजन की भी मात्रा मिलेगी और उसके साथ में आपको फास्फोरस भी उपलब्ध हो जाएगा। और लाल पोटास मतलब जो म्यूरेट ऑफ पोटाश जो आप प्रयोग में ले रहे हो उसके अंदर आपको सिर्फ एक ही पोषक तत्व मिलता है, वो है पोटाश की मात्रा मिलती है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्याज की रोपाई के समय आपको दूरी कितना लेना है। अगर आप प्याज की रोपाई कर रहे हैं तो आपको लाइन से लाइन मतलब रो से रो की दूरी, कतार से कतार की जो दूरी है वो आपको 20 सेंटीमीटर रखनी है और वही पौधे से पौधे की जो दूरी है वो आपको 15 सेंटीमीटर के आसपास रखनी है। और अगर आप एक बेड के ऊपर रोपाई कर रहे हैं तो आपको 6 लाइनों में उसकी रोपाई करना है। और इस प्रकार से अगर आप प्याज की रोपाई करते हैं तो 1 एकड़ के अंदर लगभग 22,484 पौधों की संख्या आएगी। प्याज की फसल के अंदर रोपाई के बाद में अगली सबसे बड़ी समस्या आती है रोगों और कीटों का मैनेजमेंट, मतलब कि प्याज की फसल के अंदर ऐसे कौन से कीट और रोग लगते हैं जो प्याज की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। किसान मित्रों, वैसे तो प्याज की फसल में कई प्रकार के रोग और कीट आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्याज की फसल को नुकसान पहुंचाता है थ्रिप्स। थ्रिप्स की अगर मैं बात करूं तो थ्रिप्स एक प्रकार का रस चूसक कीट है जो प्याज की नाजुक पत्तियों में से रस चूसता है और टाके जैसे निशान बना देता है, जिससे क्या होता है ना कि पत्तियां जो है वो कमजोर हो जाती है और आगे चल के पत्तियां गोल घूमने लग जाती है। थ्रिप्स का जब ज्यादा हेवी अटैक होता है तो पत्तियां गोल घुमा देता है, उसी कारण से प्याज की फसल के अंदर जलेबी रोग भी आ जाता है। किसान मित्रों, थ्रिप्स को नियंत्रण अगर आप करना चाहते हैं तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से स्प्रे करें, जिसमें क्या होता है अगर आपकी फसल शुरुआती अवस्था में है तब आप फिप्रोनिल 5% जो एससी फॉर्म में दवाई आती है उसके 250 ml की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। वहीं अगर थोड़ी फसल बड़ी हो गई है और थ्रिप्स का थोड़ा अटैक ज्यादा देखने को मिल रहा है तब आप प्रोपसिप, जिसके अंदर आपको प्रोफेनोफोस 40% प्लस साइफरमेथ्रिन 4% जो ईसी फॉर्म में आती है उसके 300 ml की मात्रा को प्रयोग में लेना है। और उसके बाद में अगर प्याज की फसल के अंदर थ्रिप्स का अटैक आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है और फसल थोड़ी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, आपने ये दोनों केमिकल इस्तेमाल में ले लिया फिर भी थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर आप थोड़ा केमिकल चेंज कर सकते हो और उसके अंदर आपको नाशक, जिसके अंदर आपको फिप्रोनिल 40% तक और इमिडाक्लोप्रिड 40% मात्रा मिलती है, इसका आपको 40 ग्राम की मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव के रूप में लेना है। तो इस प्रकार से अगर आप सिस्टमेटिक स्प्रे करेंगे तो आपको थ्रिप्स के ऊपर काफी अच्छे तरीके से रिजल्ट भी मिलेंगे और आपकी फसल को जो है वो भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। किसान मित्रों, आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्याज की फसल के अंदर लगने वाले गंभीर रोगों की तरफ। प्याज की फसल के अंदर वैसे तो कई प्रकार के रोग आते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो है वो फसल को डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, झुलसा और उसके अलावा पर्पल ब्लोच जो रोग है वो फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और इन सभी प्रकार के रोगों के लिए भी आपको एक सिस्टमेटिक स्प्रे अपनाना है, जिसके अंदर आपको पहले लो मोलिक्यूल लेना है और जब फसल के अंदर ज्यादा अटैक होता है और फसल की अवस्था ज्यादा हो जाती है तब आपको हाई मोलिक्यूल के ऊपर जाना है। और इस प्याज की फसल के अंदर इन रोगों को कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले समर्था, जिसके अंदर आपको कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 64% जो WP फॉर्म में आती है उसकी आपको 400 ग्राम की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव में लेना है। ये इनिशियल स्टेज पे देना है, जब फसल आपकी 20 से 25 दिन के आसपास है या फिर महीने भर के आसपास है तब आप इसका छिड़काव कर सकते हो। और थोड़ा हैवी अटैक हो रहा है, फसल भी लगभग 40-50 दिन के आसपास पहुंच चुकी है, तब आप मेटामेनको, जिसके अंदर आपको मेटालेक्सिल 8% और मैंकोजेब 64% जो WP फॉर्म में आती है उसकी 400 ग्राम की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव के रूप में प्रयोग में लेना है। और अंतिम और लास्ट स्प्रे में जब फसल के अंदर रोगों का अटैक ज्यादा होने लग जाए और फसल के अंदर आपने
आपने ये दोनों ही केमिकल प्रयोग में ले लिए, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है या फिर फसल के अंदर रोग का प्रकोप ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, तब आप अंतिम और लास्ट स्प्रे के अंदर एजोजोल जो आता है, जिसके अंदर आपको एजोक्सोस्ट्रोबिन प्लस डाइफेंकुनाजोल दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, इसकी आपको 200 ml की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव के रूप में प्रयोग में लेना है। तो ये किसान मित्रों काफी अच्छे टेक्निकल है, जो अगर आप सिस्टमेटिक रूप से प्रयोग में लेते हैं तो आपको फसल के अंदर ज्यादा से ज्यादा और बेहतरीन तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेगा, जैसे आपका खर्चा भी कम होगा और रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। किसान मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ में इस वीडियो को उन किसानों के साथ में जरूर शेयर करें जो साल 2025 में प्याज की खेती करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में जानकारी का अभाव होने के कारण वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।